सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना खटाना। मेरा साथ देंगे इस प्रोग्राम में नज़ीर लगारी साहब, जिनका हम सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सियासत पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है नज़ीर लगारी साहब की। और साथ ही साथ आमिर ज़िया साहब मेरा साथ देंगे इस प्रोग्राम में। आप भी सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, काफ़ी वसी तजर्बा भी है और मईशत पर भी एक्सपर्टीज़ है इनकी जनाब। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, सबसे पहले फिस्कल ईयर यानी आइंदा जो माली साल है 2024 उसका विफाकी बजट पेश कर दिया गया है। सूबाई बजट आज सिंध का भी पेश कर दिया गया है। 144 खरब 60 अरब रुपए का ये विफाकी बजट पेश किया वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने। इसको हम डी कोड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ आवाम को रिलीफ मिला है और कहाँ कहाँ पर इस बजट में खामियां मौजूद हैं। ये हम कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में जानने के पहले हिस्से में। और जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा नाजरीन, उसमें हम सियासत पे बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुल्की सियासत में एक नई पार्टी की एंट्री हुई है, जहांगीर खान तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। ये क्या आने वाली सियासत में अपना किस तरह की पोजीशन बनाएगी, क्या टफ टाइम दे सकेगी, क्योंकि चेहरे वही पुराने हैं लेकिन पार्टी एक नई है सामने आ रही है। और मुस्लिम लीग नून जिस तरह से सीट एडजस्टमेंट की इनके साथ बात करी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब की मुल्क में वापसी की खबरें एक बार फिर ज़ेरे बहस हैं, ज़ेरे गर्दिश हैं। हमारे जो हुकूमती अफराद हैं, हुकूमती नुमाइंदगान हैं, वही ये बातें कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन से 60 से 90 दिन पहले आ जाएंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने एक इंदिया भी दे दिया है कि इलेक्शंस मुल्क में होने जा रहे हैं, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी भी अपनी जगह मौजूद थी कि क्या मुल्क में इलेक्शंस होंगे, आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। जरदारी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक बयान दिया है। उन्होंने ये बात की है जी कि इलेक्शंस जब मैं चाहूँगा तब ये इलेक्शंस होंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका बयान था, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और भी अहम स्टोरीज हैं उन पर हम नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मईशत के हवाले से बात करेंगे और विफाकी बजट के हवाले से बात करेंगे कि जी ये बजट किस तरह का पाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये पॉपुलिस्ट बजट है। जो मुआशी माहिरीन है हमारे, वो ये बात कर रहे हैं कि जी अनरियलिस्टिक किस्म का ये बजट है। क्या हमारे तज्जियाकार इससे मुत्तफिक हैं या नहीं? आगाज़ करते हैं आमिर ज़िया साहब से। किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को ओवरऑल आप, क्योंकि हमारी जो GDP है इस वक्त 0.3% है और 3.5% ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी यहाँ तक लेके जाना है, टारगेट ये इतना बड़ा गैप फिल कर लेंगे हम। जब बड़ी मज़े की बात अभी जो आपने साउंड बाइट सुनाया शहबाज शरीफ साहब को, उसमें उन्होंने फरमाया कि जी मईशत का जनाजा निकल गया। और मुझे पता नहीं मईशत का जनाजा निकला नहीं निकला, लेकिन यहाँ कहते हैं अवाम के अरमानों का जनाजा निकल गया। जो कुछ हुआ है अब तक, मतलब गुज़श्ता 13 माह में हुआ है। और जिस तरह की महंगाई हमने देखी है कि कमर तोड़, तारीख तोड़ महंगाई थी। इतनी महंगाई, इन्फ्लेशन पिछले माह का 38% था। तो खैर वो तुम बातें करते रहते हैं, बजट पर आते हैं। हमें समझना चाहिए कि जो बजट है ये अबूरी बजट है। इस बजट की जो ज़िंदगी है ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते या 8 हफ्ते होगी। अच्छा, अगर आइन के मुताबिक इस मुल्क में इंतखाबात होते हैं, आपको पता है असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जब असेंबली मुद्दत पूरी कर लेगी उसके बाद आप देखिएगा बुरी हुकूमत आएगी। बुरी हुकूमत टेक्नोक्रेट्स पे होगी मोस्ट लाइकली। उसके अपने तकाजे होते हैं, तो वो चीज़ों को एडजस्ट करेगी। लेकिन फिर हमारा असल के बड़ा वाला बजट आएगा, जो आएगा नई हुकूमत के साथ, नई मुंतखब हुकूमत के साथ। और वो जो होगा नए IMF प्रोग्राम से जुड़ा हुआ होगा। और वो जो अभी हम लोग रो रहे हैं इस बजट के ऊपर, उसमें गालिबन चीखें मार रहे हो, बाल नोच रहे हो, क्योंकि फिर उसमें हमें वो तमाम सख्त शराइत जो हैं पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने तो बहुत जो जैसा आपने फरमाया आमना कि पॉपुलिस्ट बजट है, गैर हकीकी बजट है। क्यों हम इसको गैर हकीकी बजट कह रहे हैं, क्या वजह है उसकी, ये मैं समझना चाहिए। इन्होंने बजट बनाया नहीं, मेरे ख्याल में एक वो है कि अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए बजट बने। ज़ाहिर है कि ऐसा बजट नहीं कि आवाम को रिलीफ तो नहीं मिला इसमें, सही ठीक है ना। इन्होंने आज सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा कर दिया 30 से 35%, लेकिन सवाल पैदा होता है कि वो 30 से 35% इजाफा, उसके लिए वसाइल कहाँ से लेकर आएंगे, ये शाह साहब ने वसाइल कहाँ से आएंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि मतलब है जब बहुत सारे नादान जब असल वाला बजट आएगा उसमें IMF पे तनकीद करेंगे, लेकिन तनकीद करनी चाहिए हमारी हुक्मरान अशराफिया पे, कि जिसने कहते हैं ना कि डेकेड आफ्टर डेकेड लूट मार उन्होंने की। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ गैर हकीकी बजट क्यों? आप इसका देखें, टोटल आउटले आपने बताया 14 ट्रिलियन से ज़्यादा का है, 14.46 ट्रिलियन है। उसमें आपकी जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कोई 12 ट्रिलियन से ज़रा सी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। 12 ट्रिलियन में आपने रखा जी हदफ के 9.2 आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का रखा, जो कि 28% ज़्यादा है किस चीज़ से, इस साल के बजट से, जो हमारा ऑन गोइंग ईयर है।
उसमें भी वो था अराउंड 7.4 ट्रिलियन का, 7.4 ट्रिलियन रुपीज का था, ठीक है ना। उसमें भी हम लोगों ने 270 बिलियन 270 रुपए हम लोगों ने मिस किया टारगेट, वी आर शॉर्ट ऑफ दैट टारगेट। तो 28% लगारी साहब कैसे बढ़ाएंगे आप, ये बड़ा सवाल है मेरा आपसे। आप तो एक मतलब है उनके दिमाग है, मतलब है, ठीक है ना, हुकूमत को आप एडवाइस भी करते, सुना है मैंने पसे पुश। तो ये सवाल है कि 28% आप कैसे बढ़ाएंगे एक ऐसी मैशत में कि जिसकी कमर टूट चुकी है, जहाँ पे लोग खर्चा नहीं कर रहे, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, आपका एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ये जो इनका 0.3% ये कह रहे हैं, ये बड़ा मतलब है डाउटफुल फिगर है, ये सही फिगर नहीं है। और फिर आमिर ज़िया साहब, फिर बिजनेस सेक्टर पे जो मजीद इन्होंने जकड़ लिया उसको, उस पे जी मैं उस पर आता हूँ, मैं 2 पॉइंट दूंगा, फिर मैं लगारी साहब के मायराना राय सुनेंगे। देखिए एक और इसमें जो बड़े मजे की बात है कि 28% आपने कहा जी वो रखेंगे। फिर आप आते हैं कि जनाब हम जो है कर्जा कहाँ से लेंगे। आपने टारगेट रखा है $15 बिलियन का अगले साल कर्जा लेने का, 15 बिलियन अरब डॉलर, ठीक है ना। उसमें 5 बिलियन हमारा बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब देगा, 3 अरब उनके पड़े में उसको रोल ओवर करेंगे, 2 अरब नए इनको इन्होंने टारगेट रखा है। फिर क्या चाइना से, चीन से 4 बिलियन लेंगे, 1.5 बिलियन के ये बॉन्ड इशू करने का इनका मूड है। अब वो पता नहीं, अभी जो हमारे बॉन्ड हैं वो बहुत ही प्रीमियम पे बिक रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है ये। और कमर्शियल बोरिंग करेंगे 4.5 अरब डॉलर की, जो मिला के 15 बिलियन डॉलर हो जाता है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये IMF प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। जब तक आपको IMF प्रोग्राम नहीं मिलेगा उस सब तक ये पैसे आपके पास नहीं आएंगे। तो ये बड़ा मेरे ख्याल में फिर जो आप फरमा रही हैं कि इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, इन्होंने IMF नाराज होगा कि इन्होंने सब्सिडीज में बहुत ही नॉमिनल कमी की है। सही। इन्होंने एग्रीकल्चर को इंसेंटिव दिया है कि एग्रीकल्चर पे तो टैक्स लगना चाहिए था। तो एग्रीकल्चर क्योंकि ज़ाहिर जागीरदारों की, वडेरों की हमारी असेंबलीज डोमिनेट करती हैं, तो वहाँ पर इन लोगों का एक वो है। तो मैं मजमूई तौर पे समझता हूँ कि ये वो बजट है कि ऐसे ही मतलब है कि उसमें कुछ हुआ नहीं है। एक लिप सर्विस, उन्हें भी पता है 6 हफ्ते बाद हम रुखसत हो जाएंगे बैंड बाजा बजा के। जो आने वाली हुकूमत के लिए आपने लैंड माइन बिछा दी हैं और बहुत बड़ा घड़ा खोद दिए, तो मुझे तो बड़ा कोई उम्मीद नहीं है मुस्बत के कोई इससे होने हो। और IMF को मनाना फिर एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन इसाक डार हमेशा यही करते हैं। इसाक डार की खुसूसियत है कि वो एंटी रिफॉर्म है, मार्केट्स पे यकीन नहीं रखते वो। और वो नंबर्स जो हैं वो माशाल्लाह बड़ा हेर फेर कर लेते हैं नंबर। जी लगारी साहब, आप किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं? आप कैसे डिकोड करें? क्योंकि आमिर साहब ने तो अपना पूरा डिकोड करके हमें दिखा दिया, पूरा खुलासा बता दिया। छोटा सा बताया मैंने भी, तो डिकोड में तो पूरा प्रोग्राम में मैं बोलता हूं। आमिर साहब का एक खास तजर्बा है। आमिर साहब इकोनॉमी को कवर भी करते रहे हैं और फिर बात भी करते हैं। मैं तो बुनियादी तौर पर हर चीज़ में मैं अनपढ़ ही हूँ। मुझे यही समझा जाए कि मैं आपका वसीत मैं तमाम चीज़ों को इस तरह से नहीं जानता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि आपने जितना टारगेट रखा है, पूरा बजट जितना भी आपने इस साल के बजट को अनाउंस किया है, उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे आप निकाल कर एक तरफ रख दें कि आपने इनका सूद अदा करना है, कर्ज का सूद देना है। बाकी आपके पास बजट, बाकी पैसे बचते हैं, वो आपका उसको बजट करेंगे। अच्छा, फिर इसमें आपने ये बताया है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो 37 खरब का है। 37 खरब, कुछ अरब है, 59 अरब तक है। और 54 खरब का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और कुछ पैसे नॉन टैक्स से भी इन्होंने आमदनी का हिसाब लगाया। पता नहीं नॉन टैक्स से ये कैसे हासिल करेंगे, इसका कोई उन्होंने ये हमारे सामने कोई सोर्स इस तरह के सामने नहीं रखी हुई है कि नॉन टैक्स से भी इनको आमदनियाँ होती हैं। मकानों के किराए इन्होंने तो अपना होता है। लेकिन आमिर साहब, आप अगर रियलिस्टिक चीज़ों को देखेंगे तो आपके पास है क्या जो चीज़ आप कहें कि हम ये चीज़ रखते हैं? ऑक्ट्राय टैक्स तो आपके पास वैसे भी जिस तरह से हैं वो आपके सामने है कि वो कौन सा आपके आमदनी में आकर शामिल होते हैं। आपने अपने सड़कों को, शाहराहों को, बिल्डिंगों को, इमारतों को, सब 2-3 चीज़ें रह गई, हो सकता है कि कर दी, हमें नहीं पता है कि प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी गिरवी रख दिया हो, हमें क्या पता। पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी गिरवी रखी जा चुकी है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट भी गिरवी रखा जा चुका, हमें क्या पता। हम तो ये सारी सूरत हाल में देखते हैं कि आपकी इमारतें, फलां की इमारत, फलां इमारत आपकी और फलां शाहराहें, फलां सड़कें जो हैं आपकी, जो वो गिरवी रखी पड़ी है, आप उनका कर्जा ले चुके हैं। फिर क्या करेंगे आगे? ये तो हो गया आपका। अब आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है? आप फिर ये क्या करेंगे? मुझे जिस बात खतरा है और मुझे खदशा जाहिर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का खदशा है कि आप ये करेंगे कि आप कहेंगे कि जी हम बाबू साहब जो है ना इसको गिरवी रख रहे हैं। ये जो है हम आपका इस दफ़ा जो है ना हम ये जो फलां शहर है, फलां इलाका है, फलां वैली है, हम इसको गिरवी रख रहे हैं। और वहाँ पर जो भी आपका एक्टिविटी होती है
सियाहत की एक्टिविटी होती है, वो आकर इसको प्रमोट करेंगे। मुझे इनसे ज़्यादा अकल, अहम फिक्र मालदीव के लोगों में लगती है। वो जब 10 साल के लिए किसी को BOT की बुनियाद पर देते हैं कि यार आप बनाएं, ऑपरेट करें और 10 साल के बाद हमें वापस कर दें यही चीज़ को, फिर हम अपना कमाना शुरू कर देंगे, ये तक नहीं करते हैं भाई। ये इनके जहन में, इनके दिमाग में, वो कोई भी हो, हुक्मरान कोई भी हो, इनके जहन में पाकिस्तान होता ही नहीं है। सही सही। इनके जहन में पाकिस्तान नहीं होता है, एक मकबूजा इलाका होता है, उसके बारे में प्लान कर रहे होते हैं और बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से कर रहे होते हैं। उनको ये प्लान करना होता है कि भाई हम इनके ऊपर और कितना बोझ डाल सकते हैं, कि भेड़ पर टैक्स होगा, बकरी पर टैक्स होगा। एक ज़माने में हम सुना करते थे कश्मीर में जो है वो भेड़ और बकरी पर भी टैक्स लगा करता था कि अगर 6 भेड़ें हैं तो उन पर इतना टैक्स होगा और 7 भेड़ें हैं तो उसका इतना टैक्स होगा। तो अब ये क्या चीज़ है कि आप दरख्त उगाएंगे, पता लगा आपने दरख्त उगाए, 20 दरख्त उगा दिया, अब आप 20 दरख्तों का टैक्स दें आप, ये फिर आपके पास ये बात आएगी। यहाँ इनको ये टैक्सेशन का जो सिस्टम है, जो फार्मूले हैं, ये तो हमें समझ में नहीं आता है कि किस फार्मूले के तहत ये टैक्स लगाते हैं। और ये कि उसके अलावा आप डायरेक्ट टैक्स लगाएं ना, लोगों को पता चले कि मैं दे रहा हूँ टैक्स। आप बेस आपने बनाई हुई है कि हम 12 लाख आदमियों से टैक्स लेते हैं, हम जो है वो यानी 0.5% लोग भी आपके टैक्स नहीं देते हैं, इससे भी कम लोग टैक्स देते हैं। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान टोटल आबादी का इतने लोग टैक्स देते हैं, ये हमारा है। लेकिन जो शख्स एक निवाला खा रहा है, जो शख्स पानी के बोतल ले रहा है, जो शख्स कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा है, वो टैक्स दे रहा है ना। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर उस टैक्स का इस्तेमाल क्या है? पहले कहते हैं ना ये बड़ा जंक है कि फलां खा जाता है, फलां, भाई वो भी तो नहीं खा जाता है ना। उसके बाद भी क्या है, ये आपने 1 खरब और उससे भी कुछ ज़्यादा 75 अरब के करीब जो है आपने रखे हैं कि अरकान असम्बली के जो वो होंगे उनके तरक्याती प्रोजेक्ट होंगे, वो पाकिस्तान से अलग होंगे क्या? नहीं, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। आपके अरकान असम्बली कानून साजी के लिए आते हैं या ये प्रोजेक्ट लेने के लिए आते हैं कि जनाब हमारे प्रोजेक्ट के कितने पैसे होंगे और हमें कितने पैसे मिलेंगे? यानी ये क्या तरीका है, मॉडल क्या है आपका इकोनॉमी का, ये तो बता दें किसी तरह आप। चलो ठीक है, ये आपने ये मॉडल लिया है, ये मॉडल तो है डार इकोनॉमिक्स, डार्क इकोनॉमिक्स। वो डार क्या है? डार साहब को तो लगाए ना, पता चला कि भाई आप सीधा कर रहे हैं, आप डार्क इकोनॉमी दे रहे हैं, आप डार्क जो है वो आपकी प्रोडक्शन। मैंने डार बोला था, डार्क आप कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब मैं ये समझ नहीं रहा हूँ, मैं मुझे अंदाजा है। लेकिन ये बड़ी अहम बात की ये जो है ना कि MNAs के पास क्या तरक्याती बजट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये काम 3rd ईयर ऑफ डेमोक्रेसी का ही जो हमारी मेयर इलेक्शन करना चाहिए, इदारों को जाकर करना चाहिए भाई, वो बैठ कर करें, वो किस लिए होते हैं? और आप 3rd ईयर ऑफ द डेमोक्रेसी को कोई देते नहीं है। कराची जैसे शहर का टोटल बजट इतना नहीं होता है जितना आप अरकान असम्बली को देते हैं। वो कानून साजी के लिए आते हैं भाई, बिल्कुल, उनको अपने काम करने थे। आप वो कहें कानून साजी करें और घर जाएं। ये क्या तरीका है कि आप जो है अरकान कौमी असम्बली, अरकान सेनेट, अरकान सूबाई असम्बली, इनको बैठकर आप फंड जारी कर रहे हैं कि जाओ तरक्याती काम करो। कहाँ जाते हैं वो तरक्की का? हमें तो नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आता। और खास तौर पर कराची की तो आप बात जो कर रहे थे, कराची में तो कुछ नहीं नजर आया अभी तक। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप कराची, लाहौर में नजर आता है, आपकी शहर नजर आता है, लाहौर में तो आता है, लाहौर की सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। 5 साल में मैं कचरे के नए ढेर देख कर आया हूँ। मैं, आप चले मेरे साथ, मैं लाहौर आपको दिखाता हूँ। कराची से भी बुरा हाल है उसका। टिकट आप लेंगे तो मैं चलूंगा। आमिर साहब, अच्छा ये कहिएगा कि इस बजट में एक ये भी हमें दिखाई दिया कि डिस्करेज किया गया है बिजनेस सेक्टर को, यानी पहले मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही, फिर आपने 44% कारोबार पर टैक्स लगा दिया, 21% आपका इंटरेस्ट रेट है। तो आप समझते हैं कि इस तरह से जो हमारा बिजनेस सेक्टर है वो ग्रो कर पाएगा और फिर हम मुल्क की तरक्की, जो आप कहते हैं जी, जो हमारी मईशत है वो इस्तेहकाम की जानिब जाएगी? देखिए, फिलवक्त जो है ना सूरत हाल के, जो बैरूनी सरमायाकार आपके पास क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने उनका जो अभी तक उन्होंने सरमायाकारी की है वो फंड्स को यहाँ से बाहर नहीं भेज सकते, तो उसने तो कान पकड़ लिए। हमारे जो मकामी सरमायादार है वो क्योंकि इतने गैर यकीनी सूरत हाल है तो वो बाहर भेज रहे हैं पैसे, इधर एनवायरमेंट नहीं है। फिर आपका देखिए, जब भी अगर 21-22% आपका पॉलिसी रेट होगा 21% से ज़्यादा, तो आपको जो भी डाटा आया तो उसमें हमारी डोमेस्टिक बोरोइंग जो है वो 98% गिरी है। सारा का सारा फंड जो है क्राउड आउट कर दिया किसने? गवर्नमेंट बोरोइंग ने।
तो उनके पास उस बोरिंग पे आप करें कारोबार, आप कर ही नहीं सकते अगर आप इतने पे कर्जा लेंगे। 23-24% आप कर्जा दे रहे हो, अबव लाइबर दे रहे हो ना, तो वो नहीं हो सकते। दो और बड़ी खतरनाक बात हुई इस बजट के अंदर। एक तुमने कहा ना कि एक्सपेंशनरी है, फिर 30 से 35% आपने इजाफा कर दिया। कैसे किया? ठीक है, सबको पता है गुर्बत हम सबकी बढ़ गई है, लेकिन क्या किया जाए, भी आपको नहीं करना चाहिए था। उससे जो उन्होंने मजेदार बात की है वो एमनेस्टी स्कीम की बात की है कि अगर आप $1 लाख लाएं, $50,000 लाएं, तो लगाई साहब आपसे कोई पूछेगा नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक बात यूं है, और उसमें IMF यकीनन एक रेड फ्लैग, लाल झंडा लहराएगा, क्योंकि उसमें होता है कि अमूमन बहुत सारे लोग यहाँ से मनी रूट करते हैं, फिर दोबारा लेकर आते हैं हलाल करने के लिए। ठीक है ना, जो ब्लैक मनी, जो मनी लॉन्ड्रिंग, और कई बार हुआ, जो मादी में केसेस बने थे जिसपे माशाल्लाह अब शहबाज शरीफ साहब इक्विट हो गए, बरी हो गए, वो यही केसेस थे ना कि बाहर से पैसे गए तो फिर आ गए थे, यहाँ से पैसे गए घूम कर आ गए। दूसरी बात ये कि अगर बाहर से भी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी सवालों का भी सोर्स ऑफ इनकम क्यों, तो वहां पर आपको IMF को जवाब देना पड़ेगा, और IMF इस चीज पे इतना खुश नहीं होगा। तो आपने फिर क्या किया कि जो एक चिमनी वाले लोग कमा रहे हैं वो बेचारा पूरा टैक्स दे रहा है, ईमानदारी करे, लेकिन आपने फिर उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया, और इन लोगों के तो पैसे ही पहले बहुत सारे पैसे बाहर पड़े हुए। तो यहाँ पर भी इस हुक्मरान शराफिया ने अपना फायदा किया। सही, लगारी साहब का फायदा नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, हमारे मेहनत कशों का नहीं हुआ किसका है? उन्हीं मतलब सेठों का। बाद में इसको भी मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें डाला ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, मॉडर्न मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये मॉडर्न नहीं है, ये पुराना तरीका वारदात है इनका, हमेशा ये किया इन्होंने। ये जो इन पे केस बना था 16 बिलियन रुपयों का, वो क्या था? वो यही तो था जो हमजा पे और सलमान शहबाज और नवाज, इन पे शहबाज शरीफ साहब पे बना था कि पैसे बाहर गए, फिर वो पापड़ वाले के पास या कीमे वाले के पास, XYZ के पास आ गए मुबैना तौर पे, अब तो माशाल्लाह बरी हो गए जी। तो ये चीजें जो है आप आमना साहब आप देखिएगा कि बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। मुझे नहीं लगता है कि इससे जो है इकोनॉमी हमारी बहाल होगी। और लगारी साहब, ये 26 अरब तालीम के लिए मुख्तस किया गया है, जो कि बहुत कम है, और 10 अरब लैपटॉप स्कीम के लिए रखा गया। आपको कम लग रहा है? नहीं, 10 अरब आपने लैपटॉप के लिए रख दिया, 26 अरब तालीम के लिए रख दिया। तालीम के लिए देखिए ना, ये तालीम वैसे ही इनने प्राइवेटाइज कर दिया ना। तालीम सूबाई भी वो है ना, अब सूबे खर्च करते ज्यादा नहीं, सूबे खर्च करते हैं। आप वफाक जो है उसका कोई परसेंटेज तो बताए ना। 26 अरब कितने खरब का, यानी 144 खरब का आप परसेंटेज बनाए, 26 अरब कितना बनता है? यानी ये भी नहीं होता है कि उसको शुमार भी किया जाए, किसी गिनती में लाया जाए। बिल्कुल। आप तो मतलब एजुकेशन आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, आपका वो भी नहीं है, आप उससे कुछ चीज़ रखना भी नहीं चाहते हैं, आप वो एजुकेशन को आप कंसीडर ही नहीं करते हैं। सूबे के पास चला गया ना, आप तजवीज़ ये दें कि सूबे से लेके दोबारा वफाक में आ जाए एजुकेशन। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। अच्छा, ये तो तबाही वाला गेम होगा कि वफाक के पास चला जाए। वफाक अपनी चीज़ें नहीं संभाल पा रहा है ना। बिल्कुल। वफाक ने देखें, सूबों के पास, मैं कह रहा हूं कि फंड्स की मिसमैनेजमेंट हो रही है, सूबों के अंदर उसका खर्चा ठीक नहीं हो रहा है, इसको आप चेक करें। पूरा खर्च नहीं कर पाते। मैं वही कह रहा हूं कि आपने देखा कि इस दफा जो है पूरे का, हमें जो सिंध का आजाद शुमार बताया गया कि 57% तो खर्च ही नहीं हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारी हमें खामियां इस बजट में दिखाई दे रही है नाजरीन। अब देखते हैं कि आने वाले बेहतरी आती है। जैसे इसहाकडार साहब ये बातें भी कर रहे हैं कि जी मुस्तहकम होने जा रहा है पाकिस्तान मुआशी तौर पर। जरदारी साहब ने भी मईशत पे बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो मैंने मईशत को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया और मैंने उस पर काफ़ी स्टडी की है। तो मैं बताऊंगा कि आगे किस तरह से मईशत चलाई जा सकती है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और सियासत में क्या भूचाल है इस वक्त, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब, जहांगीर तरीन खान की नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से ये पार्टी लॉन्च हो गई है फाइनली। और इसमें हमें कई चेहरे, बल्कि आप ये कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उसके सारे चेहरे वहाँ पे हमें दिखाई दिए। ये पार्ट 2 उसका बन गया, या फिर आप कुछ तो हमारे सियासी माहिरीन कह रहे हैं कि ये PDM पार्ट 2 बनने जा रही है। लेकिन अब हमने देखना है कि क्या ये पार्टी कुछ तब्दीली लेकर आएगी, क्योंकि जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि मैं रवायती सियासतदान नहीं हूँ, रवायती सियासत से हटकर हम मुल्क के लिए काम करना चाह रहे हैं, ऐसे मंशूर तमाम पार्टीज़ के ही हमें दिखाई देते हैं। अलबत्ता हमें आगे जाके चीज़ें वैसे दिखाई नहीं देती जैसे बातें की गई होती हैं। सियासी माहिरीन ये भी जनाब कह रहे हैं कि ऐसी कई पार्टियां बनती हैं लेकिन वो किस्सा पारीना हो जाती हैं। जब कोई पार्टी तोड़ी जाती है और उसके बाद एक उसमें से नया ग्रुप बन के आता है या नई पार्टी बन के आती है तो वो किस्सा पारीना बन जाती है, उनको वो मकबूलियत नहीं मिलती।
अच्छा जी, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून ने बड़ा वेलकम किया इस पार्टी को। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा है जी कि हम आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है हमारा होगा इस पार्टी के साथ हमारा, और सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। ना सिर्फ अता तारड़ ने कहा है बल्कि राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद वो ये समझते हैं कि नहीं होना चाहिए मुस्लिम लीग नून का। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी मुल्क में वापस आने वाले हैं, ये बताया है जी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से 60 से 90 रोज़ में मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। उन्होंने हमारी दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली है कि आएंगे और इंतखाबात जो होने वाले हैं उसको लीड करेंगे, उसकी कैंपेन को। तो अब देखेंगे कि आगे क्या सूरत हाल बनती है, इस पर हम तज्जिया ले लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब, क्या समझते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये अपनी जगह बना सकेगी? जिस तरह से मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीटीआई तो काफ़ी हमें पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या ये आने वाली इलेक्शंस में अपनी जगह बना सकेगी? जितना बड़ा खला होगा हवा उतना ही आगे जाकर उसको कर सकेगी ना। आप एक खला पैदा होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का खला पैदा होता है, उसको फिर भरने के लिए तेज़ी से हवा आती है और उतनी ही जगह को आकर घेरेगी। मतलब ये है कि आप वाकई इसको घेर सकेंगे? मुझे डाउट है कि वो पार्टी इतना घेर सकेगी। अच्छा, जितनी जगह PMLN ने ली हुई है, क्या उससे ज़्यादा जगह वो ले सकती है? मुझे अब भी इस पर डाउट है। और इवन पीपल्स पार्टी भी, इवन दूसरी जो बातें भी, क्या वो इस चीज़ को कर सकेंगी मैनेज कि वो इस सारी चीज़ों को जो एक गैप बन रहा है उस गैप को फिल करने की पोजीशन है। फिर ये भी होगा कि टर्नआउट जो है वो आपका बहुत पीछे चला जाएगा जो आप समझ रहे थे कि, और वो नौजवान जो समझ रहा था कि मैं वोट डालने जाऊंगा इस दफ़ा तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा, लेकिन उसको अब घर बैठना पड़ेगा, जिसके हाथ में ये था और ये सारा कुछ लेकर वो बड़ा रोमांस करता था सियासत के साथ, वो सियासत का रोमांस जो है उसका वो किसी और काम में लग जाएगा, आइडियलिज्म टूट गया, वो जो भी होगा। और ये 9 मई नहीं होना चाहिए था। ये मैं फिर कहता हूँ कि ऐसा इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सियासत में सियासत होती है, आप किसी भी जगह पर कहीं भी चले जाते हैं, दुनिया में कोई भी काम करते हैं, आप देखते हैं कि आप इस काम के लिए स्पेस कितना है। अगर आपने मुझे 2 मिनट दिए हैं तो मैं उसको बढ़ाकर 3 मिनट कर लूँगा, 4 मिनट करूँगा। अगर मैं 10 मिनट बोलना शुरू करूँगा आप बोलेंगे शट अप, ये क्या कर रहे हैं आप? तो नहीं हो सकता इस तरह से। मतलब ये कि स्पेस जितना था आपके पास तो उन्हें उतना ही स्पेस अपने लिए अवेल करना चाहिए था, और ज्यादा उसके लिए अपने स्पेस को गेन करने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा नहीं भाई, रेड लाइन हूं मैं, मुझे वो रेड लाइन बनने के लिए फिर रेड लाइन तो फिर और बहुत कुछ है। इवन पाकिस्तान है, इवन पाकिस्तान के तमाम सूबे हैं, इवन पाकिस्तान की इदारे हैं, आपकी सलामती है, आपकी रियासत है, रियासत रेड लाइन है। वो तो कहेगी कि मेरे ऊपर कौन आ रहा है भाई, कितना बड़ा खूबसूरत कौन भी हो, कितना बड़ा सोना मुंडा हो, वो इस तरफ कैसे आएगा? हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, रियासत नहीं बर्दाश्त करेगी इस बात को। आप रियासत के लिए नहीं, कोई भी होता है, आपको आगे बढ़ना होता है सही। और ये देखना होता है कि मेरे पास कितना स्पेस है कि मैं स्टेट के साथ बात करूं, स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बात करूं, हमारे पॉलिटिकल एंटिटीज जो और हैं उनके साथ मैं बैठूं और बात करूं, ठीक, जो इम्कानात हैं उनमें से रास्ता निकालूं। तो उन्होंने ये रास्ता नहीं निकाला, फिर उनके लिए रास्ते मसदूद होते चले गए, इसलिए कि वो फिर आकर उन्होंने कहा नहीं मैं रेड लाइन हूं और मेरी वजह से होगा तो फिर ये होगा, जो फिर 9 मई को हुआ, जिसके लिए मैं तो वो भी देख रहा था किस तरह लानत भेज रहे थे जनाब शेख रशीद साहब। तो मैं ये कहता हूं कि वो बहुत बुरी बात थी, नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद अब आगे जो कुछ हो रहा है उसमें भी हर आदमी वो दम साध के खड़ा है कि आगे क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, तो क्या अगर वो आते हैं, फर्ज करते हैं कि वो 90 दिन पहले आ जाते हैं, हम पहले इसको सिनारियो बनाते हैं। मियां साहब ने वैसे एक बड़ा 90 मैं अर्ज करता हूँ, कैसे कौन सी कोर्ट होगी जो ये कहेगी कि जनाब आप आएँ और एयरपोर्ट पर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? इस मुल्क की कौन सी कोर्ट होगी? या तो आप कहते हैं मुनहज़म कर दिया हमने, कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया। कोर्ट्स के बहुत सी चीज़ों के ऊपर हम खुद भी तनकीद भी करते हैं, एतराज़ भी करते हैं, बहुत सी चीज़ों पर करते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप कन्विक्टेड हैं और वो कन्विक्शन स्टैंड करती है? इसके लिए माहौल बन रहा है ना,
ये भी तो देखे ना, माहौल बन जाए, तैयारियां हो रही हैं, माहौल बन जाएगा, फिर भी पेश हुए बगैर, आप किसी लाकअप में, किसी जिंदान में, किसी जेल खाने में जाए बगैर और प्रोसेस किए बगैर आप फिर कैसे बाहर आकर मैदान में खुलम खुला सियासत कर सकेंगे? आप कन्विक्टेड हैं ना, सियासत नहीं कर सकेंगे। वो कह रहे हैं कि जी इंतखाबी मुहिम को लीड कर लेंगे आप। मैं कह रहा हूँ लीड करने के लिए भी तो आपको पहले कम से कम वहां से आना है ना बाहर। सही। या तो ये है, ठीक है जी, कह दें हम खत्म हो गए, हमारे यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं, निज़ाम अदल नहीं है, कोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, और हम जो है डायरेक्ट लैंड करेंगे और डायरेक्ट जलसा आम में वहाँ से जो है डायरेक्ट मीनारे पाकिस्तान चले जाएंगे और वहाँ से डायरेक्ट क्राउड से खिताब करेंगे। ऐसा हो गया तो फिर एक दूसरा इनकलाब है ना, एक इनकलाब आ रहा था जो 9 मई को ख़त्म हो गया, सही, और एक दूसरा इनकलाब होगा, फिर वो 11 सितंबर होगी, 11 अक्टूबर होगी, क्या होगी, उस दिन खत्म हो जाएगा, जो भी होगी, जो भी डेट होगी। जी तो आप आमिर साहब नीचे मुस्कुरा रहे हैं कुछ सोच के। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि नवाज शरीफ साहब के जो आने की खबर गर्म तो कई मरतबा हुई, लेकिन फिर वो गर्म खबर जो ठंडी हो जाती है। नहीं, अच्छा, वैसे मियां साहब ने आज एक जेस्चर दिया है। उन्होंने जब सहाफियों ने बात की बजट के हवाले से, तो पहले तो उन्होंने कहा अल्लाह खैर करे, इस बजट पे उनका ये कमेंट था। फिर उन्होंने आने का पूछा तो उन्होंने, मियां साहब ये कह रहे हैं जी कि आप बता दें मैं आ जाता हूँ। मतलब इसका मतलब है कि वो आना चाह रहे हैं। और लगाई साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा कि ये खबर जो है कई मरतबा गर्म हुई और फिर गर्म होकर वो ठंडी हो गई, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आ रहे वो? उसकी वजह ये जो लगाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की और बिल्कुल मेरे ख्याल में यही वजह है कि अगर वो आते हैं तो उन्हें कोर्ट में तो पेश होना ही होना है ना। और कौन सी कोर्ट? अच्छा, वो रिव्यू ले चुके हैं। अब अगर ये कानून साजी भी करते हैं कि जी दोबारा रिव्यू, तो रिव्यू का रिव्यू नहीं होता। सही। तो वो ओपन एंड शट केस है उनका और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फॉर लाइफ। यही एक मसला जो है आपके जो नए लीडर हैं जहांगीर तरीन साहब, उनके साथ भी है। हमने बात शुरू की थी आईपीपी। जी। आईपीपी पे मुझे वो याद आता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, जिसने हमारी मतलब है मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और जिस तरह से मतलब है कि बिजली का कहते हैं ना कि हम इस्तेमाल करें ना करें, तो हमें उसके अब भी वही समझ आता जो हमें पावर प्रोजेक्ट की बात इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, तो लेकिन वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, तो आईपीपी जो आई है हमारी नई वाली आईपीपी जो है ना, उसमें मुझे खदशा ये है कि जो उनका हाल हुआ था उन आईपीपीज का, कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। हम इस्तेमाल करें ना करें, हमें पैसे देने उन आईपीपीज के। ये पता नहीं कैसे हमसे वसूल करते हैं। हाँ। ये वाली जो नई आईपीपी आई है ना, तो ये एक तो पहली बात है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं सियासतदान बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अभी उन्हें रहनुमा बनना है, उन्हें लीडर बनना है, तो भी लीडर बनने को उनको साबित करना पड़ेगा। और अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं ना उनकी पार्टी में जो लग रहा है कि वो, आपने देखा था किस तरह से डिप्रेस दिखाई दे रहे थे कि वो पूरी तरह से, हाँ, वो जेल नहीं हुए ना, जेल नहीं हो सकते, एकदम नहीं हो सकते। मतलब है वो इद्दत भी बेचारों की पूरी नहीं हुई, उनको आपने कहा जी दोबारा आप यहाँ पे आ जाए। फिर आप उसमें से देखें, ऐसे लोग थे जो इस चेहरे से देखते हैं तो एक नजर आते हैं, फिर इस चेहरे से यूं करते हैं तो दूसरी नजर आते हैं, ऐसे थे ना। जी। हाँ, वो भी है। मैं कुछ हम उनकी बात करें जो उदास नजर आ रहे थे, ठीक है ना। दूसरी बात ये जो मुझे बड़ा उदासी का ड्रामा नहीं हो सकता है। हाँ, उदासी का ड्रामा नहीं हो सकता है। अब मुझे नहीं पता, मैं तो समझता हूँ जो जैसा नजर आता है वैसे ही होता है। मुझे किसी ने कहा था आपका यही खराबी है आप में कि आप भरोसा कर लेते हैं ना, देख के वही देखता है उस पर भरोसा करते हैं। तो दूसरी बात ये देखें कि जो इनकी टीम अभी हमने देखी, उसमें इलेक्टेबल्स कितने नजर आए? अभी तक तो नहीं आए। अली जैदी की कोई सीट है कराची में? नहीं, कौंसलर के इलेक्शन नहीं जीत सकते। नहीं। वो इमरान इस्माइल की कोई सीट है? नहीं जीत सकते। वो जो आपके एक और वो तो खैर नजर नहीं है, मौलवी महमूद नहीं है, ठीक है। फवाद चौधरी की अपनी सीट है, लेकिन फवाद चौधरी ने ज्वाइन नहीं किया अभी। सही। वो वहाँ पे गए, उनका बैठे हुए थे अवाम में उनका नाम ऊपर रखा गया था, वो ऊपर चढ़ के नहीं गए। और वो जो मुझे जरा कहते हैं कि अभी वो नहीं है उनके साथ, पूरी तरह नहीं है, या वो अभी शामिल नहीं हुए, वो उनके साथ शामिल नहीं हुए। तो ये फवाद चौधरी, तो ऐसे और भी लोग होंगे, ठीक है ना। तो अब असल डिपेंड करेगा कि अपने साथ कुछ इलेक्टेबल्स को मिला लें। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वही पुरानी टेक्निकों के इंतखाबात हों, इंडिपेंडेंट लड़े इलेक्टेबल्स, और उसके बाद वो फिर जहाँ जहाँ उनको जरूरत होगी इलेक्टेबल्स की, वहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया जाएगा, उनका छिड़काव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जो मुझे नजर आ रहा है, तो मैं नहीं समझता। अच्छा, दूसरी बात है, सियासी जमातों की ग्रोथ ऑर्गेनिक होती है। जमात इस्लामी प्री पार्टीशन डेज की पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की खालिद जमात है, लेकिन उसके डिसिडेंट ग्रुप्स को भी बने हुए कई दिहाइयाँ हो गई हैं। पीपल्स पार्टी को 50 साल से ज़्यादा हो गए, तहरीक इंसाफ को बने हुए 20-27 साल हो गए ना। तो उसके बाद फिर आप पार्टी बनते हैं। अब आप ये सोचें कि इंतखाबात से 2 महीने पहले आप बन रहे हैं, 5 महीने पहले बन रहे हैं, उसमें आपको पार्टी का मैनिफेस्टो देना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है, तो वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर सबसे जो बुनियादी बात होगी
कि आपका नैरेटिव, आपका बयानिया क्या होगा। आप पीडीएम की, अगर उन्होंने, जैसे आपने कहा कि जी उनसे हो रही अच्छी डिस्कशन हो रहा है, अगर आप पीडीएम की बी टीम बनेंगे तो फिर तो आपकी जगह नहीं है। जब आए अब नई पार्टी लेके, उन्होंने रद्द किया पुरानी पार्टी को, उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता, या तो ये रद्द करें, ये कह जी पीटीआई भी गलत और जनाब पीडीएम भी गलत, इसलिए हम आए। यही होता है ना, कोई आप नया परचम जो आप खोलते हैं तो आप इसी तरह खोलेंगे। जी। लेकिन यहाँ पे तो मसला इन लोगों का ये कि जनाब ये अगर ये सभी के साथ अच्छे हैं तो आपके आने का जवाब क्यों है, फिर आप क्यों आए, आप शामिल हो जाए, पीडीएम में शामिल हो जाए, कहीं और हो जाए। तो मुझे नहीं लगता इनको, इनका नैरेटिव अगर ये प्रो पीडीएम, देखिए वोट बैंक दो में डिवाइडेड है, एंटी पीडीएम है और प्रो पीडीएम है। एंटी पीडीएम वोट की लड़ाई है इस वक्त, प्रो पीडीएम वोट तो उनका है, वो कौन लेगा। पीटीआई कोलैप्स कर गई, आइसोलेटेड हो गए हैं, ठीक है ना। उनसे वो जो फरमा रहे थे भी लगाइद साहब के 9 मई का वाकया नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, वो एक बड़ा ब्लंडर हो चुका है, ठीक है ना। उसकी वजह से पूरा आप देख रहे हैं कि कराची तक खैबर जो उनको एक रिएक्शन का सामना है, तो वो अब मैं समझता हूँ कि उनकी तो आपको जगह नजर नहीं आ रही। 8 मई वाली सूरत हाल नहीं है, अब 9 मई की सूरत हाल है, ठीक है ना, पोस्ट 9 में उसमें वो बिल्कुल अब मतलब है, आप देखें दीवार से लगा दिए गए, लग गए। और अब उसमें आगे जहांगीर तरीन क्या कारनामा करते हैं, किस तरह से बैटिंग का आगाज़ करते हैं, और उनके साथ जो लोग हैं वो कहाँ तक उनके साथ जाएंगे, बड़ा सवालात हैं। सही, मुझे तो इनसे कोई बहुत कारनामों की उम्मीद नहीं, लेकिन 10-5 सीट ले लेंगे लगाई साहब अगर इलेक्टेबल्स आ जाते हैं। और एक और आखिरी बात, मैंने ये सुना है कि अगली जो इलेक्शन होगा उसमें ये होगा कि मोस्ट लाइकली कि फेडरल गवर्नमेंट किसी और के पास होगी, मगर वो और सूबा किसी और के पास होगा। अगले ही होगा, सूबे के पास होगा। कौन होगा? लगारी साहब एक ब्रेक का जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। नाजरीन एक छोटा तो जनाब मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होने जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान साहब और दूसरी जानिब मुर्तज़ा वहाब साहब खड़े हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, वो ये कह रही थी कि हमारा ही यानी जियाला मेयर बनने जा रहा है। और जबकि अगर देखा जाए गिनती अगर की जाए तो हिमायती जमात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी जमात इस्लामी को, और 193 वोट बनते हैं, बल्कि हिमायत हासिल है तो 193 वोट बनते हैं, तो ऐसे हमें जमात इस्लामी आगे दिखाई देती है। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जनाब ये सियासत का खेल बिल्कुल बदल गया और उसके बाद अब हमें यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद ये मैदान मार जाए। इसी हवाले से बात करते हैं जी लारी साहब, अब जो सूरत हाल बन रही है उसके बाद आप समझते हैं कि जमात इस्लामी आ सकती है? देखिए एक सवाल, कैसे मतलब है कैसे जीतेगी पीपल्स पार्टी? 174 वोट उसके मेजॉरिटी वोट कैसे होंगे ये बताएं आप। जैसे ये ख्याल किया जा रहा है कि जमात इस्लामी जीतेगी, वैसे ही पीपल्स पार्टी जीतेगी, इसमें कौन सा मसला है? यानी कौन सी लॉजिक है? नंबर गेम में पीछे है ना? नहीं, नंबर गेम में पीछे कैसे हो गया? यानी आपका ये अंदाजा है कि जनाब कौमी असम्बली के अरकान थे जो इस वक्त भी जो अभी तक अपने आप को कौमी असम्बली के अरकान कह रहे हैं, जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं, वो तो पार्टी के साथ रहे नहीं। अब आप ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं काउंसलरों के ऊपर और जो यूसी से चेयरमैन हैं उनके ऊपर डाल रहे हैं कि जनाब आपने बिल्कुल लायल रहकर, जिसने ऐलान किया वो छोड़ के चला गया। जिसने कहा कि जी मैं ऐलान कर रहा हूं कि हमारी पार्टी जो है वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करेगी, वो चला गया, वो खुद चला गया। वो जो प्रेसिडेंट सूबे का वो चला गया। नहीं, सवाल ये कि लीगल वे क्या है? लीगल वे क्या है? क्योंकि देखें लीगल वे नहीं है, लीगल फ्लोर क्रॉसिंग में डिसीट होता है। ये नहीं है ऐसा। आपका ये लोकल बॉडीज में ऐसी कोई नहीं, उस पे जो मजेदार बात है लोकल बॉडीज में, इस पे खामोशी इबाम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मौजूद है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहां मौजूद है, उसके हिसाब से होगी वोट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौमी असम्बली के लिए और सूबाई नहीं, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं। वहां कह रहे हैं कि नया आइन लिखा गया, हमारा अब भी ये तनकीद है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने नया आइन लिखा है और हम नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं जो जज साहबान और उस बेंच में थे वो कह रहे हैं कि आपने नया आइन लिख दिया है, नहीं था ये सजा बनती नहीं थी। सू मोटो के ऊपर अच्छा चलो वो एक अलग बहस है कि अभी जो स्टैंड याद करता हूं, मेरी लीगल माइंड की बात हुई, चले आप बात कर लें। वो अरकान अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को भी जाकर वोट दे सकते हैं, इस तरह की कोई फ्लोर क्रॉसिंग लोकल बॉडीज में नहीं है। लोकल बॉडीज दूसरा ये है कि ये सब्जेक्ट है सूबे का,
सूबे की लेजिस्लेशन होती है, इसमें वफाक की लेजिस्लेशन काम नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, नो डाउट, लेकिन सूबे के जो कवानीन है वो सूबे की असम्बली बनाती है और वो उसकी ताबीर तशरी होगी, वो सूबे के कवानीन के मुताबिक होगी और लोकल बॉडीज के कवानीन के मुताबिक होगी। ये नहीं हो सकता है कि जनाब आप उसको अप्लाई करें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 61-62 के साथ 62-63 के साथ करें, ये उस तरह नहीं हो सकता है। अच्छा, करने पर आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कौन रोक सकता है? मैं कह रहा हूं, हाँ चलिए आप सवाल नहीं आपका नुक्ता रख लें। अच्छा, बिना सवाल के मैं जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए, एक जो इंटरप्रिटेशन है वो यही है जो लगारी साहब कर रहे हैं, और हमारे पीपल्स पार्टी के बहुत सारे दोस्त वो यही बात कह रहे हैं कि जनाब यही है। लेकिन एक और नुक्ता नज़र है, वो नुक्ता नज़र ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उस फैसले की रूह से जानबूझ के इस लोकल गवर्नमेंट लॉ में इबाम रखा है कि इबाम है, ये खामोशी है उसके ऊपर ना। तो वो कहते हैं फिर वो वही फैसला अप्लाई होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूँ, ये फैसला मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है ना। हम और आप तो मिलकर कुछ कर लेंगे, कुछ भी फैसला कर लेंगे, लेकिन ये एक फैसला है। दूसरी बात ये, दूसरा फिर जो तरीका वारदात हो सकता है वो ये हो सकता है कि उस दिन लोग आए ना वोट डालने के नहीं आते और फिर उनको मेजोरिटी मिल जाती है, तो उसमें क्या होगा कि फिर जब आपकी बजट बन रहा होगा, बिल पास हो रहा होगा। वोट डालने के लिए भी सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि सिंध हुकूमत यकीनी बनाए हाजिरी। हाँ चले, खैर मैं कह रहा हूँ वसीरान भी है, चले अच्छा वो भी है, चले मगर मैं कह रहा हूँ एक रास्ता है ये ना, ठीक है, तो वो एक कोर्ट का। फिर तीसरा ये कि किसी पार्टी में, जमात इस्लामी में या पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने। फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनेगा कि जो उनके कुल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका मेजोरिटी चाहे एक से हो। फर्ज करें पीपल इसके पीटीआई के 63 हैं, ठीक है ना, 63 का मतलब 32 लोग मिलके फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, फिर जायज होगा, उसमें कोई भाम नहीं होगा ना। तो ये वाला जो बात है। अच्छा, उसके अंदर एक लोग सवाल करते हैं कि मतलब हम जब रॉयटर्स में काम करते थे तो हमें कहा गया कि जी वी आर गोइंग टू विन, बट वी आर गोइंग टू विन इन द राइट वे। हम कोई किसी धांधली के बगैर करेंगे, हम एक ईमानदारी से घर काम जीता करेंगे ना, ज़ाहिर जर्नलिज्म की हम बात करें तो हमारी ये बात क्यों नहीं होती कि आप जीते लेकिन ईमानदारी से जीतें, राइट वे से जीते। तो मुर्जा वहाब भी कराची आई, बड़ा अच्छा काबिल नौजवान है, उनकी वालदा मतलब पीपल्स पार्टी की ज़बरदस्त कारकुन, हम सब मतलब उनसे बड़ी डायनेमिक खातून हुआ करती थी। लेकिन अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी के साथ आते हैं तो क्योंकि उनकी तो एक मैं समझता हूँ बड़ी एक तवील पॉलिटिकल लाइफ है बैरिस्टर साहब की, मुर्सा की, तो वो क्यों अपने आप को मुतनाज़ा कर रहे हैं? ठीक है ना, कि अगर आप माइनॉरिटी हैं, 174 हैं और उधर 193 है, मेरे हिसाब ये कहता है, मैं सादा आदमी हूँ, मैं क्योंकि मुझे गुस्सा वुस्सा भी नहीं आता, तो मैं तो ये कहता हूँ 193 वोट, तो जमहूरियत ये कहती है 193 वोट को जीतना चाहिए। उसमें लोगों को इधर उधर नहीं होना चाहिए। हम तो उसूली बात कर रहे हैं, बाकी बेउसूली हमारी सियासत होती है, हम उसमें दास्तान सुनना चाहते हैं। आखिरी एक जुमला और बात ये होती है कि आप वो जो आप कह रहे हैं ना कि जिसने ऐलान किया वो तो चला गया, लेकिन जो अभी रुकन है उसको कम से कम जो भी पार्टी ने फैसला किया है उसके मुताबिक खड़ा होना चाहिए। और पार्टी ने देखिए जो जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया या जमात को दिया, क्यों दिया? वो एंटी पीपल्स पार्टी वोट था, ठीक है ना, वरना पीपल्स पार्टी को देते। एंटी जमात नहीं था वो, जिसने जमात के उम्मीदवार को नहीं दिया और पीटीआई को वोट दिया। इत्तेहाद हो गया ना, इत्तेहाद ने नहीं किया, इत्तेहाद किसी ने जाकर ऐलान कर दिया, उनसे जाकर पूछा है। अगर वो 32 आकर इधर बैठ जाते हैं, फर्ज कह रहे हैं अगर 32 रास्ते तो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ वो तो है तरीका वारदात है वो 32 का। लेकिन लगारी साहब ये जो अगर आप जो कह रहे हैं 32 लोग इधर चले जाते हैं, वो डिफेक्टर्स नहीं होंगे, उनका वोट काउंट होता है। ये मेरी फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक है, अच्छा, और वो एक जायज है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें कोई फिर अप्लाई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है ना वो वाला, इट्स नॉट फ्लोर क्रॉसिंग, डिसीट नहीं होंगे वो, लेकिन यहाँ पे डिसीट हो जाएंगे अगर उन्होंने होने में भी अभी इस पर भी सवाल है अपनी जगह पर। लेकिन ये कि अगर वो एक ग्रुप आ जाता है और बड़ा ग्रुप आ जाता है और कहता है कि जी हम नहीं है पीटीआई के साथ, या हम उस फैसले को नहीं मानते, हम तो जमात के खिलाफ लड़ कर आए हैं इसलिए हम आए, हम उनके साथ नहीं जाना, वो ठीक है, वो तो कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है। जी अब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और ये भी बता दीजिएगा कि अगर जो भी मेयर हमारी तो ये कोशिश है ना कि जो भी मेयर बनना चाहिए वो आकर पाकिस्तान की तो छोड़े, कराची की जो अवाम है उन्हीं का ख्याल कर ले, कराची के अवाम के जो मसाइल है उनका हल कर ले। बिल्कुल सही बात है। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि भाई हमें कोई बुत शिकन मुजाहिद सब शिकन नहीं चाहिए, कोई जियाला नहीं चाहिए, कोई हमें वसीम अकरम प्लस नहीं चाहिए। हाँ। हमें एक पढ़ा लिखा मेयर, जी दोनों कैंडिडेट्स हैं माशाल्लाह, ठीक है ना, ईमानदार हो और मुल्क का या अपने लोगों का, कराची का दर्द रखते हो, अगर ये उनमें है। और सबसे बड़ी बात है कराची के राइट से मतलब है, ठीक है आपने बसें कुछ चलवा दी, फलान ढिमका हो गया, लेकिन जब तक आप पावर डिवॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक कराची को राइट नहीं मिलेंगे। तो अगर मुर्सा ये कर सकते हैं
या हाफिज नईम साहब भी कर सकते हैं तो बात बनेगी, लेकिन डिवोल्यूशन ऑफ पावर बड़ा जरूरी है कराची के लिए और हम इस पर बात करते रहेंगे और उसमें जो है करते रहेंगे। और जब तक सूबा सिंध की हुकूमत ये काम नहीं करेगी जरूर करनी चाहिए, उससे हमारा गिला शिकवा चलता रहेगा आजिज़ाना सा। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये मेयर कराची की जब तक इंतखाब नहीं होता हम इस पर बात करें। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।